Hello friends, today's topic is individual behavior. As you know that we are running a series on organizational behavior topic. तो इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो आज हम कवर करेंगे. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. सो लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल व्हाट इज इंडिविजुअल बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़ एज एन इंडिविजुअल. देखिए, कंपनी में जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में हमें इंडिविजुअल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल को समझ पाएंगे तो ही हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और तभी उन्हें हम मोटिवेट कर सकेंगे फर्दर कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए. तो इसलिए इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझना एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को समझने के बराबर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट इज़ सिमिलर टू स्टडिंग अबाउट अ ट्री इन द फॉरेस्ट. यानी कि फॉरेस्ट यानी जंगल, और जंगल में जो है इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझना एक ट्री यानी पेड़ के बराबर है. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन एक फॉरेस्ट है, जंगल है, तो एम्प्लॉय और एक इंडिविजुअल जो है वो एक ट्री है. तो एक ट्री को पूरे जंगल को समझने के लिए हमें एक सिंगल ट्री को समझना जो है पहले ज़रूरी है, ये पड़ेगा. तो इसलिए हम इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि वो कैसे जो है इंडिविजुअल का बिहेवियर बनता है, किस तरीके से वो परफॉर्म करता है और कैसे वो रिएक्ट करता है, क्यों सर्टेन सिचुएशन में वो किस तरीके से जो है वो परफॉर्म करता है. तो बेसिकली इंडिविजुअल जो बिहेवियर है वो चार चीज़ों से मिलके बनता है. इन चारों चीज़ों को जब हम ऐड कर देते हैं, पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड और वैल्यूज़, चारों चीज़ों से मिलकर जो है वो इंडिविजुअल का जो बिहेवियर बनता है, जिसे हम बोलते हैं नेचर और करेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो एम्प्लॉय की. इट ऑल्सो स्टडीज अबाउट थ्योरीज दैट मोटिवेट एन इंडिविजुअल, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स एंड हाउ इट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल बिहेवियर. यानी कि ये जो है हमें हेल्प करता है स्टडी करने में फर्दर कि किस तरीके से हम इंडिविजुअल को जो है वो मोटिवेट कर सकेंगे लेटर ऑन प्रोडक्टिविटी बेटर करने के लिए. और वेरियस फॉर्म्स ऑफ लीडरशिप भी हम उसमें से निकालते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल के ट्रेड जो है उसमें लीडरशिप स्टाइल जो है वो छुपा हुआ होता है, जैसे हम जानते हैं. तो अगर हम इंडिविजुअल को समझ पाएंगे तभी हम उसमें से लीडरशिप स्टाइल जो है वो निकाल पाएंगे उसका, और किस तरीके से इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन में और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो चार चीज़ों से बेसिकली इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो बनता है, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड और वैल्यू से. अब हम इसे डिटेल में करते हैं कि क्या है ये चार चीज़ें. सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी पर्सनैलिटी. जैसे हम बोलते हैं कि एक्स की पर्सनैलिटी अच्छी है, वाई की पर्सनैलिटी बहुत नेगेटिव है और जेड की पर्सनैलिटी है तो वो सो है. तो हम किस आधार पे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस तरीके से पर्सनैलिटी बनती है, इसे हम समझते हैं. पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि इट रेफर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स, पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग. यानी कि कैसे वो सोचता है, किस तरीके से वो फील करता है और कैसे वो बिहेव करता है अलग अलग सिचुएशंस में, किस तरीके से उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसको अलग बनाती है. डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ अ पर्सनस कैरेक्टर दैट मेक हिम और हर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल. यानी कि उसकी पर्सनैलिटी, एक्स की पर्सनैलिटी वाई से किस तरीके से अलग है, क्यों है अलग, वो कैसे बनती है, उसकी पर्सनैलिटी उसको डिफ्रेंशिएट करता है. इट ऑल्सो एम्ब्रेसेस ऑल द यूनिक ट्रेट्स और पैटर्न्स ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल टू हिज एनवायरनमेंट. यानी कि वो देखिए, सबसे इंडिविजुअल जो है वो हमारे इन्वायरमेंट से सीखता है. हम लोग जो भी चीज़ें सीखते हैं वो अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं. कि कोविड-19 है अभी एनवायरनमेंट में, तो हमें जो है वो बाहर नहीं जाना है ज़्यादा और हमें हमेशा मास्क वियर करना है और सैनिटाइज़र का मैक्सिमम यूज़ करना है. ये हमने अपने एनवायरनमेंट से सीखा. तो इसी तरीके से इंडिविजुअल जो है, पर्सनैलिटी जो है वो सारी चीज़ें अपने एनवायरनमेंट से लर्न करता है और वह उस हिसाब से जो है वो उसका नेचर जो है वो डेवलप होता जाता है और पर्सनैलिटी बनती है. It includes physiological characteristics like external appearances as well as behavior or social stimulus reactions. Also includes ways in which an individual reacts to it and interact with each other. यानी कि इसके अंदर जो है वो आपके फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस की, कैसा इंसान दिखता है, किस तरीके का इंसान दिखता है, क्या उसका बिहेवियर है, वो कैसे इंटरेक्ट करता है और सभी लोगों के साथ, बाकी लोगों के साथ. तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो पर्सनैलिटी बनती है और एक इंडिविजुअल का नेचर बनता है. तो अब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी करते हैं डिटेल में कि पर्सनैलिटी जो है अभी हमने पढ़ा वो कैसे बनती है. अब
अब हमने इंडिविजुअल बिहेवियर को समझने की जब हम कोशिश कर रहे हैं तो हमने उसमें 4 चीज़ें देखी कि पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी को समझना पड़ेगा, परसेप्शन को समझना पड़ेगा, एटीट्यूड को और वैल्यू को। पर्सनैलिटी क्या है वो हमने यहाँ देख लिया। अब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी यानी कि पर्सनैलिटी कैसे बनती है वो हम थोड़ा समझते हैं। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि बाय बर्थ, जो बाय बर्थ चीज़ें आती है एक पर्सनैलिटी के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर, वो क्या है? फीचर्स रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी वेल प्लेज वाइटल रोल इन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। यानी कि जो बायोलॉजी से यानी कि उसको जीन से जो पेरेंट्स से चीज़ें मिलती हैं एक चाइल्ड को, वो बाय बर्थ उसकी बॉडी में आती है और देयरफॉर वो पर्सनैलिटी में भी उसकी आती है। यानी कि हेरिडिटी, फिजिकल स्टेटस, फेशियल लुक्स, मसल कॉम्पोजिशन, एनर्जी लेवल्स, टेम्परामेंट और एक्वायर्ड फ्रॉम पेरेंट्स। अगर हम देखते हैं कि एक्स कोई पर्सन है जो कि बहुत एग्रेसिव है, उसका नेचर बहुत एग्रेसिव है, तो हम देखते हैं कि अगर हम थोड़ा उसके पेरेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे तो हम कहीं ना कहीं ये फाइंड आउट करेंगे कि एक्स के जो है वो पेरेंट्स का नेचर भी बहुत एग्रेसिव है, इसलिए उसके जो जीन्स में है वो अग्रेशन आएगा। तो जब पेरेंट्स का अगर नेचर बहुत एग्रेसिव है तो चाइल्ड का नेचर भी ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है। अगर पेरेंट्स सॉफ्ट स्पोकन है तो चाइल्ड भी जो है वो सॉफ्ट स्पोकन होगा। अब हमने हेरिडिटी देखी यानी कि जो हाइट है, अगर किसी के फादर की हाइट 6 फीट है तो ये भी नेचुरल है कि चाइल्ड की हाइट भी अराउंड 6 फीट्स जो है वो हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ें उसको बाय बर्थ मिलती है। दूसरा है ब्रेन। डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलप्स, यानी कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन है इंडिविजुअल का, उसी से उसकी पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है और उसकी बनती है। फिजिकल अपीयरेंस जैसे हमने भी देखा, हाइट, वेट, कलर, फीचर्स, ये मैक्सिमम चीज़ें जो है वो को पेरेंट्स से मिलती है यानी कि बाय बर्थ मिलती है, और इसका इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी पे होता है, क्योंकि पर्सनैलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, नेचर है, उस पर नहीं, यानी बट फिजिकल जो उसका अपीयरेंस है उसको भी मिला के एक पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी बनती है। तो इसमें हम फिजिकल अपीयरेंस भी देखते हैं और इंटरनल जो उसका बिहेवियर है वो भी देखते हैं। अब हमने जो है वो फर्स्ट फैक्टर बायोलॉजिकल फैक्टर्स कर लिया। नाउ नेक्स्ट इट इज़ फैमिली एंड सोशल फैक्टर्स, यानी कि जो है बच्चा जो फैमिली और सोशल फैक्टर्स से जो सीखता है, देखता है, सुनता है, उसी से जो है उसका वो जो है वो सीखता है। इंटरेक्शन विद द फैमिली, सोशल ग्रुप एक्वायर्स विद रेंज ऑफ बिहेवियर दैट इन्फ्लुएंस हिज पर्सनैलिटी। यानी कि जब हम अपनी फैमिलीज़ में देखते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे कज़न्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं, हमारे बड़े हैं जो फैमिली में, हम उनको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। बच्चा उनको देखता है कि किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, कब वो ज़ोर से बोल रहे हैं, कब वो धीरे बोल रहे हैं, और ऐसे ही वो सीखता जाता है, लर्न करता जाता है और वो चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी में ऐड होती जाती है। थर्ड इज़ कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स हमारे नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स ऑफ द सोसाइटी, जो जैसे हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट यानी सोसाइटी से हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं। जैसा हमारी सोसाइटी में जो हो रहा होगा कि हाँ, सोसाइटी में लोग बोलते हैं कि हमें जो है वो जो ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं करनी है, हमें बड़ों से जो है वो बहुत रिस्पेक्टफुली बिहेव करना है, हर जो है सबको, तो जो है वो वहाँ से इंडिविजुअल क्या सीखेगा, वो उसके बिलीव बनते जाएंगे और उसकी वैल्यूज़ वहाँ से जो है वो डेवलप होती जाएंगी। फिर फोर्थ वन इज सिचुएशनल फैक्टर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन जो है वो इंसान को बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, लर्न करवाती हैं, कि उनके एक्सपीरियंसेस से वो लर्न करते हैं कि अगर वो कभी कहीं फंस जाते हैं तो वहाँ से वो किस तरीके से एस्केप करते हैं। अगर किसी को लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है, वो अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहा है अदर पर्सन तक, तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, तो आप ऐसे हार तो मान नहीं लोगे। यू विल ट्राई मोर एंड मोर कि आप कैसे अपनी बात को कन्वे कर सकते हो। तो आप जो है वो क्या करोगे, अगर आप लैंग्वेज से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो आप साइंस जो है यूज़ करोगे, आप कुछ एक्शंस करोगे, कुछ भी चीज़ें करोगे ताकि आप अपनी बात जो है वो सामने वाले पर्सन को समझा सको। तो इसलिए सिचुएशंस में हम चीज़ें सीखते हैं। मिलग्रैम जो है वो उन्होंने क्या कहा था कि सिचुएशन एक्सर्ट्स एन इम्पॉर्टेंट प्रेशर ऑन द इंडिविजुअल, इट एक्सरसाइजेस कंस्ट्रेंट एंड मे प्रोवाइड पुश, द काइंड ऑफ सिचुएशन डिटरमाइन द एक्शन ऑफ द मैन। यानी कि सिचुएशन में जब इंडिविजुअल होता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेशर जो है इंडिविजुअल के माइंड पे पड़ता है, जो कि उसे पुश करता है एक्शन लेने के लिए। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन में वो फंस जाता है जो उसने पहले कभी फेस नहीं की है, तो
उसे एस्केप तो करना ही है, पर वो वहाँ से अपना माइंड लगाएगा किस तरीके से वहाँ से एस्केप हो सके, और देयरफॉर वो वहाँ से चीज़ें सीखेगा, लर्न करेगा, अपने एक्सपीरियंस से उसके ऐड होते जाएगा, और वैसे उसकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें जो है वो ऐड होती जाएंगी, तो वो लेटर ऑन भी उसको इस तरीके से यूज़ करेगा। अब हमने फैक्टर्स पढ़ लिए, 4 फैक्टर्स। अब हम देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ पर्सनालिटी ऑन बिहेवियर, यानी कि पर्सनालिटी का बिहेवियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो अब हम लोकस ऑफ कंट्रोल ये क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट रेफर्स टू हाउ स्ट्रांगली पीपल बिलीव दे हैव कंट्रोल ओवर द सिचुएशन एंड एक्सपीरियंसेस दैट अफेक्ट देयर लाइव्स। यानी कि लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, कि एक इंडिविजुअल है उसका कितना कंट्रोल है सिचुएशन के ऊपर और चीज़ों के ऊपर, जो है उनकी चीज़ें जो भी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है, क्या कोई इंडिविजुअल है जो उसका फुल कंट्रोल है, वो कंट्रोल कर सकते हैं अपने चीज़ों को, और वो अपने जो भी उसके रिजल्ट्स आते हैं उसको जो है उसके ब्लेम खुद को देते हैं, और कुछ लोग खुद को ब्लेम ना करके दूसरों पे ब्लेम जो है वो लगाते हैं कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से जो है वो ऐसा हुआ। तो क्या नियंत्रण है, क्या किस तरीके का कंट्रोल कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना लेस है एक इंडिविजुअल का अपने माइंड के ऊपर, ये कहलाता है लोकस ऑफ कंट्रोल। अब लोकस ऑफ कंट्रोल बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डीपली व्हाट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल। For example, students with an internal locus of control might blame poor grades on their failure to study. यानी कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो स्टूडेंट अपने एफर्ट्स और अपने हार्डवर्क के बेसिस पे जो है अपने आप को जज करेगा। यानी कि अगर वो एग्ज़ाम में फेल होता है तो वो अपनी उसने जो है वो पुअर ग्रेड्स अगर अचीव किए है तो उसने स्टडी नहीं करी है, इसलिए वो जो है वो उसको अब खुद को जो है वो समझाएगा, और खुद को जो है उसका माइंड पे कंट्रोल है कि हमने स्टडी नहीं करी इसलिए हमारे पुअर ग्रेड्स आए। और वहीं जो दूसरा जो स्टूडेंट्स है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला, वो ब्लेम करेगा अनफेयर टीचर को, या टीचर ने बायसनेस किया है उसके साथ, या उसका जो है वो उसका लक खराब है, या फिर उसके साथ इनजस्टिस हुआ है वो ये बोलेगा, या वो ये बोलेगा कि उस टाइम जब एग्ज़ाम था तो मेरे सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं है, वो सिचुएशन को ब्लेम करेगा, वो बोलेगा मुझे उस दिन फीवर था। तो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल जो है, एक्सटर्नल लोकस कंट्रोल जो वाले इंडिविजुअल्स होते हैं वो ब्लेम ज़्यादातर थर्ड चीज़ों को करते हैं, तीसरी चीज़ों को ब्लेम आउट करेंगे। और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले हैं वो जो भी चीज़ का जो है एग्जैक्ट मीनिंग है, एग्जैक्ट उसका रिजल्ट है, वो उसके बेसिस पे वो बोलते हैं कि अगर उनके ग्रेड्स कम आए तो वो बोलेंगे कि हमने पढ़ाई नहीं करी इसलिए ग्रेड्स कम आए, पर एक्सटर्नल वाला दूसरे पे ब्लेम करेगा। तो आई थिंक आपको ये दोनों चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज है, कुछ चीज़ें जुड़ी हुई जो हैं वो इंडिविजुअल बिहेवियर से ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो हम करते हैं। एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन टर्म्स आपने सुनी ही होगी, हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब हम इसको इंडिविजुअल बिहेवियर में भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। कार्ल जंग जो है उन्होंने डिवाइड किया था इंडिविजुअल्स को 2 कैटेगरीज में, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी कि कितना डिग्री पर इंटरेक्शन जो है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड पर होती है, उसके आधार पे इन्होंने जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था इंडिविजुअल को, बिहेवियर को। एक को नाम दिया था इंट्रोवर्ट और दूसरा है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जैसा कि वी ऑल नो लेस टॉकेटिव है, नेचर है उसका, वो अवॉइड करता है सोशल कांटेक्ट, वो क्वाइट रहता है यानी कि चुप रहता है, और वो चुप रहना ही एटमॉस्फेयर यानी कि बिल्कुल पीस और जो है वो शांति वाला एनवायरनमेंट एंजॉय करता है। और एक्सट्रोवर्ट जो है वो बहुत टॉकेटिव है, वो अपने आइडियाज़ जो है वो शेयर करता है दूसरे लोगों के साथ, वो मोर एक्टिव है सोशल ग्रुप्स में, सीक्स आउटवर्ड इंटरेक्शन, यानी कि उसको बात करना अच्छा लगता है लोगों के साथ, वो जो है सोशल ग्रुप में बैठना उसको पसंद करता है। तो इंट्रोवर्ट यानी कि जो रिजर्व रहते हैं, कम बात करते हैं, या जिनके साथ बात करते हैं जो भी उनके 1 या 2 लोग हैं वो उनके साथ ही बात करेंगे, बाकी ज़्यादा लोगों के साथ बात करना पसंद नहीं करते हैं। और एक्सट्रोवर्ट्स हैं जो कि टॉकेटिव है, वो किसी के भी साथ ईजिली बात करना शुरू करते हैं और पसंद करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इंडिविजुअल बिहेवियर को डिवाइड करती है, बताती है कि वो नेचर जो है इंडिविजुअल का इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। तो ये पार्ट ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर था, इसलिए हमने यह पढ़ लिया। अब और भी कुछ टर्मिनोलॉजी जो इससे जुड़ी हुई है इंडिविजुअल बिहेवियर से, वो हम स्टडी करते हैं। नैर्सिज्म
नर्सिज्म के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है? दे आर सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सनैलिटी ट्रेट दैट दे ट्रीट देम सेल्फ एज द बेस्ट, यानी कि ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो सेल्फ लविंग हो, अपने आप को जो है वो बेस्ट कंसीडर करते हैं कि हाँ मैं ही बेस्ट हूँ, आई एम 100% श्योर। दे हैव हाई सेंस ऑफ सेल्फ इम्पॉर्टेंस, दे आर एरोगेंट एंड रिफ्लेक्ट बेटर साइकोलॉजिकल हेल्थ एज दे आर नॉट अफेक्टेड बाय अदर्स एंड जनरली टर्न आउट टू बी लीडर्स, यानी कि अपने आप को शो करना कि मैं बेस्ट हूँ, मेरे लिए हुए डिसीजंस ही बेस्ट है और जो मैंने बोला है वो ही सही है, और दूसरों को ये दिखाना कि मैं जो है वो बहुत हेल्दी हूँ, मेंटली भी और फिज़िकली मैं बिल्कुल सही हूँ और मैं अफेक्ट नहीं हो रहा हूँ दूसरों के, कोई भी दूसरों के कोई भी उनके पर्सपेक्टिव में या कोई भी कुछ भी चीज़ वो मुझे बोलते हैं मैं उससे अफेक्ट नहीं हो रहा हूँ। बट अगर अंदर ही अंदर हम देखेंगे वो उसे अफेक्ट होता है, कोई भी चीज़ आप कमेंट उसको पास करते हो तो उसे अफेक्ट होता है, पर वो ये शो ऑफ करेगा कि उसे अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो नर्सिज्म जो इस पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, यानी कि जो है सेल्फ लविंग है। नेक्स्ट है सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग जो है क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू एडजस्ट और कंट्रोल हिज बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, यानी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस जो है वो कंट्रोल करता है अपने बिहेवियर को। अ पर्सन हाई इन सेल्फ मॉनिटरिंग कैन इजीली अडेप्ट टू द एक्सटर्नल सिचुएशन, देयर बिहेवियर चेंज अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल सिचुएशन। सेल्फ मॉनिटरिंग करना यानी कि खुद को कंट्रोल करना और एडजस्ट करना सिचुएशन के आधार पे। तो कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं जो सिचुएशन में, जिस तरीके की सिचुएशन आती है वो अपने आप को एडजस्ट उसमें कर लेते हैं, पर कुछ पर्सनालिटीज़ जो है वो ऐसी होती है जिनका थोड़ा सा सेल्फ मॉनिटरेशन और सेल्फ कंट्रोल जो है वो कम होता है और वो अपने आप को सिचुएशंस में एडजस्ट जो है वो इतना नहीं कर पाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिस्क टेकिंग। कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं जो हाई रिस्क टेकर्स होते हैं। तो वो कैसे होते हैं लोग? मेक लेस यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक क्विक डिसीजंस, यानी कि वो जो है वो कम बोलते हैं और ज़्यादा जो है वो जल्दी डिसीजंस लेते हैं और बहुत हाई रिस्क जो है लेना कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लो रिस्क टेकर्स आर क्या है? रिस्क अवर्स एंड टेक टाइम इन मेकिंग, और जो रिस्क जो है लेना नहीं पसंद करती है पर्सनैलिटी, लो रिस्क जिस पर्सनैलिटी को चाहिए वो लोग डिसीजन लेने में टाइम लगाते हैं बहुत, और जो पर्सनैलिटी हाई रिस्क ले सकती है वो बहुत क्विक डिसीजंस लेती है। तो इस तरीके के लोग होते हैं। रिस्क टेकिंग जो है के बेसिस पर भी हम लोग पर्सनैलिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब नेक्स्ट है प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी। ये क्या है? सम पीपल कंटिन्यूअसली टेक इनिशिएटिव टू इम्प्रूव देयर करंट स्टेटस, यानी कि कुछ हम लोग देखते हैं जो कंटिन्यूअसली अलग अलग चीज़ें डिसीजंस लेते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं अपनी करंट सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए। कि अगर अब सपोज़ हम लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो अगर हमारा जो है जून अटैम्प्ट नहीं क्लियर होता है तो वो दिसंबर के लिए ट्राई करेंगे। अगर ये भी नहीं होता है तो वो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट ईयर में फिर से कोशिश करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, उसको ट्राई करेंगे। वो मतलब उसकी करंट स्टेटस को ठीक करने के लिए वो करते ही रहेंगे। दे शो इनिशिएशन, टेक करेक्टिव एक्शंस एंड कंटिन्यू टिल टाइम देयर इज पॉजिटिव चेंज इन देयर लाइफ और एनवायरनमेंट इफ देयर आर ऑब्स्टेकल्स, यानी कि सारे ऑब्स्टेकल्स जो भी उनको बीच में प्रॉब्लम स्ट्रगल्स आ रहे हैं वो सब इग्नोर करके वो जो है वो एक्शंस लेते रहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। दे लुक आउट फॉर चैलेंज एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, ट्राई टू मेक वर्क सिचुएशंस फेवरेबल, यानी कि प्रोएक्टिव पर्सनैलिटीज़ बेसिकली क्या हो गई? जो चैलेंजिंग चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, चैलेंजेस लेना जिनको पसंद है, बहुत एक्टिव हैं ये प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी वाले लोग, और जो है कभी जल्दी हार नहीं मानते हैं। अगर वो किसी चीज़ को कोई काम कर रहे हैं तो वो अगर वो कंप्लीट नहीं हो रहा है आज तो उसको वो दोबारा इनिशिएटिव लेंगे और उसको दोबारा से करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अगेन एंड अगेन उसको करते रहेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी। अब हम पर्सनैलिटी के कुछ मॉडल्स हैं वो हम करते हैं कि पर्सनैलिटी के क्या क्या मॉडल्स हैं। तो सबसे पहले जो है मेयर फ्राइडमैन और रे रोजनमैन ने पर्सनैलिटी को जो है वो दो तरीके में डिवाइड किया था। वो ये बोलते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए जो बिहेवियर है वो किस तरीके का बिहेवियर है? यानी कि बहुत अग्रेसिव, एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग, वर्कहॉलिक, गिल्टी ऑफ रिलैक्सिंग एंड देन दे आर ऑलवेज इन रश, लैक इंटरपर्सनल स्किल्स ऑफ गेटिंग अलॉन्ग विद अदर्स। यानी कि टाइप ए
बिहेवियर जो वाले लोग हैं वो किस तरीके के हैं, अग्रेसिव हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, वो लोग हार्ड वर्क करते हैं बहुत, और वो उन्हें खाली बैठना पसंद नहीं है, वो लोग ज़्यादा देर रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स नहीं करते हैं, हमेशा जल्दी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और जो है वो आगे बढ़ने की जो है उनके अंदर वो है, एम्बिशियस रहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आपका टाइप ए बिहेवियर हो गया। और टाइप बी क्या है, कुछ जो है पर्सनैलिटीज़ कैसी होती हैं, पेशेंट होती है, कूल होती है, कंपोज्ड होती है, यानी कि हाँ अगर कोई चीज़ नहीं हो पा रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कूल होकर सोचते हैं, थोड़ा सा वो लोग जो है वो वेट करते हैं चीज़ों को सेटल डाउन होने में। दे आर कंसर्न विद क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी, यानी कि उनको क्वालिटी चाहिए, काम अच्छा चाहिए, जल्दी हो या ना हो पर उन्हें क्वालिटी चाहिए। दे प्लान फॉर इंजॉइंग लाइफ एंड रिलैक्सेशन, यानी कि वो लोग लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं और अच्छे से रिलैक्स होकर जीना चाहते हैं। देयर बिहेवियर इज़ अनप्रिडिक्टेबल, यहाँ पर जो बिहेवियर है बी का बिहेवियर वो अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अभी ये सिचुएशन में वो किस तरीके का ऐसा ही रिएक्ट करेगा, ये सर्टन नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है। दे कीप अ स्टेडियर पेस रेदर देन वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक, यानी कि वो अपने हिसाब से जिस तरीके से उनको चीज़ें लगती है स्लो और काम होके वो सोचते हैं कैसे करना है, प्लान करते हैं और फिर जो है उसके आधार पे वो काम करते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ काम कंप्लीट करना नहीं, उन्हें काम में क्वालिटी चाहिए। इस तरीके का एक बिहेवियर होता है पर्सनैलिटी का, टाइप बी बिहेवियर। तो हमने दो बिहेवियर कर लिए, टाइप ए और टाइप बी। अब जो है लास्ट है आपका बिग 5 मॉडल, यानी कि इंडिविजुअल बिहेवियर के जो है आधार पे, जो अभी हमने जो है इसके ट्रेट्स पढ़े हैं उसके आधार पे 5 जो है वो मॉडल्स हैं पर्सनालिटी के, इंडिविजुअल बिहेवियर के। तो जो हमने पढ़ा है अभी उसी से जुड़े हुए हैं और वैसे ही हैं। सबसे पहला है एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन यानी कि दिस ट्रेट एनकम्पैसेस द कंफर्ट लेवल विद रिलेशन, यानी कि ऐसा नेचर जो है एक नेचर इंसान का कंफर्ट, उसका रिलेशन जो है वो किस तरीके का है दूसरे इंसान के साथ। तो कुछ एक्सट्रोवर्ट है और कुछ इंट्रोवर्ट है, जो कि हमने भी पढ़ा था। यानी कि कुछ लोग जो है वो रिजर्व रहते हैं, बाहर बात करना किसी के साथ पसंद नहीं करते हैं, और कुछ जो है वो पसंद करते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं और पसंद करते हैं बाहर बात करना कुछ। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मॉडल है एग्रीएबलनेस। दिस ट्रेट रिफ्लेक्ट द प्रोपेंसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू कंप्लाई विद अदर्स, यानी कि टेंडेंसी जो है वो कितनी है दूसरों के साथ। जब हम काम करते हैं, टीम में काम करते हैं, तो एक इंडिविजुअल की क्या टेंडेंसी है कि वो दूसरे इंडिविजुअल के साथ जो है कोऑपरेट होकर काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो हाईली एग्रीएबल इंडिविजुअल्स मेक गुड टीम्स as they are trusting, warm and cooperative, and people attain low score in this factor are unfriendly, disagreeable and cold। यानी कि इसमें जो है दो तरीके के लोग होते हैं। अब दो तरीके के, कुछ जो है वो हाईली एग्रीएबल है, यानी कि टीम के साथ जो है दो लोगों के साथ जो है वो काम करने में हाईली एग्रीएबल होंगे, हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं अच्छे से, वो एक अच्छी टीम जो है बनाने में कोऑपरेट करते हैं और अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो उनके साथ रहता है, वार्म एनवायरनमेंट, पॉजिटिव रहता है। और वहीं इसमें दूसरे तरीके के लोग भी रहते हैं, दूसरे इंडिविजुअल्स रहते हैं जिनका नेचर होता है वो अनफ्रेंडली है, पॉजिटिविटी के साथ काम नहीं करते हैं, डिसएग्री करते हैं काफ़ी चीज़ों में, और बहुत ही कोल्ड है, यानी कि ज़्यादा एक्टिव नहीं है काम करने को लेकर, जो है वो इनिशिएशन नहीं है उनका। तो इसलिए दो तरीके की पर्सनैलिटी बेसिकली इसमें आती है एग्रीएबलनेस में। एक जो है अच्छे से काम कर रहा है दूसरे बंदे के साथ, और दूसरा जो है वो कोऑपरेटिव नहीं है। अब तीसरा मॉडल है कंसाइंटियसनेस। थर्ड मॉडल है कंसाइंटियसनेस, इसको हम करते हैं दिस ट्रेट रिफ्लेक्ट्स द रिलायबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि रिलायबिलिटी पे ये काम करता है मॉडल, यानी कि कितना विश्वास हम कर सकते हैं इंडिविजुअल के ऊपर, कितना विश्वसनीय वो इंडिविजुअल है। अ पर्सन स्कोरिंग हाई पॉइंट्स रिफ्लेक्ट्स दैट ही इज ऑर्गेनाइज्ड, रिस्पॉन्सिबल एंड डिपेंडेबल अलॉन्ग विद बीइंग परसिस्टेंट, यानी कि एक पर्सन है जो हाई स्कोर जिसको इस मॉडल में मिलता है, तो वो पर्सन जो है वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और डिपेंडेबल है, यानी कि वो अच्छा है। और लो स्कोरर जो है वो पर्सनैलिटी दूसरी है जो उसके कम मार्क्स मिलते हैं, वो डिसऑर्गेनाइज्ड है और इजीली डिस्ट्रैक्टेड है, यानी कि यहाँ एक दूसरी पर्सनैलिटी है जो वो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं करती है और बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है अपने काम से, वो काम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है।
ये हमने तीसरा मॉडल कर लिया कंसाइंटियसनेस का। अब चौथा मॉडल है आपका इमोशनल स्टेबिलिटी का। अब इमोशनल स्टेबिलिटी में हम देखते हैं दो तरीके के पर्सन होते हैं इसमें भी। एक जो पर्सन है जिसकी एबिलिटी टू डील विद स्ट्रेस, इट इज़ द पर्सनस एबिलिटी टू डील विद स्ट्रेस। पीपल हु हैव पॉजिटिव इमोशनल स्टेबिलिटी आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, सिक्योर एंड काम, यानी कि जो पॉजिटिवली हैंडल करते हैं चीज़ों को, जो है स्ट्रेस को पॉजिटिवली डील करते हैं, जिनका इमोशनल जो स्टेबिलिटी है वो पॉजिटिव है, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, वो सिक्योर होते हैं और काम रहते हैं, एकदम से हाइपर जो है वो सिचुएशन में नहीं करते हैं। और वहीं जो दूसरा है वो नेगेटिव स्कोरर जो है वो दूसरी पर्सनालिटी है, वो एकदम से इनसिक्योर हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है, एंशियस हो जाती है, नर्वस हो जाती है चीज़ों को। यानी कि अगर कोई भी चैलेंजेस से अराइव होते हैं आपके सामने, कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है जो आपने पहले फेस नहीं की है, तो जो यहाँ पे नेगेटिव स्कोरर जो है वो एकदम से गुस्से में आ सकता है या नर्वस हो सकता है, कॉन्फिडेंस उसका लूज हो सकता है, वो अच्छे से काम शायद यहाँ नहीं परफॉर्म कर पाए, और जो हाई स्कोरर है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। अब लास्ट है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। लास्ट मॉडल है आपका ओपननेस टू एक्सपीरियंस। इट डील्स विद नोवेलिटी एंड रेंज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स। एक्सट्रीमली ओपन पीपल आर आर्टिस्टिकली सेंसिटिव, क्यूरियस एंड क्रिएटिव। क्लोज्ड पीपल आर कन्वेंशनल एंड आर कंफर्टेबल विद थिंग्स दैट आर फेमिलियर। तो अब हम इसमें दो तरीके के जो है वो पर्सनैलिटीज़ देखते हैं। एक एक्सट्रीमली ओपन है और दूसरा जो है वो क्लोज है, क्लोज पीपल है। एक्सट्रीमली ओपन जो पर्सन है वो आर्टिस्टिक है, एक तरीके का आर्ट जो है उसके अंदर है, सेंसिटिव है, वो क्रिएटिव है और क्यूरियस है, वो चीज़ों को समझने के लिए और जानने के लिए और काम करने के लिए। और दूसरी यहाँ पर्सनैलिटी है जो कि एक पर्सन है जो कि क्लोज्ड है, वो किसी से ज़्यादा बात करने में कंफर्टेबल नहीं है, और जो वो चीज़ें उसको पहले से पता है वो उसी में अच्छे से कंफर्टेबल है और उसी में काम करना चाहता है जिस एनवायरनमेंट में वो पहले है। यानी कि वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं कर पाता है। तो ये दो तरीके के हो गए यहाँ पर। ओपननेस टू एक्सपीरियंस में दो पर्सनैलिटीज़ हो गई। एक एक्सट्रीमली ओपन रहती है, वो एक मतलब एक पर्सनैलिटी है जो आर्टिस्टिक है, सेंसिटिव है, क्रिएटिव है, और दूसरी जो है वो क्लोज पीपल है। तो वो क्या है, वो अपना जो आपका इन्वायरमेंट डेली जो उसका जो है वो रूटीन चलता आ रहा है वो उसी में कंफर्टेबल है, यानी कि वो चैलेंजिंग अडॉप्टिंग जो है वो पर्सनालिटी नहीं है। तो आज हमने इंडिविजुअल बिहेवियर को जो है डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।